ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू जी, वेलकम बैक। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और टॉपिक करेंगे जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इससे पहले हम अपनी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मुराद है, इलेक्ट्रो से मुराद चार्ज है और स्टैटिक से मुराद है इन रेस्ट। तो हम चार्जेस इन रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फील्ड कह लें, फोर्स कह लें, तो हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और फिर चार्जेस की नेचर को समझने के लिए हमने सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ा था और जो फील्ड है इसके बारे में जानने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में फील्ड ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसके साथ साथ इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी की एक और एक्सटेंशन फील्ड को समझने के लिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जिसे हम जानते हैं उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्लक्स से मुराद होती है बहाव या फ़्लो। तो इसको समझने के लिए एक आम एनालॉजी दी जाती है कि फ़र्ज़ करें आपके रूम में जो आपके सामने विंडो लगी हुई है जिसमें से हवा जो है वो पास होती है। तो आपकी जो विंडो है वो प्रोवाइड कर रही है एयर फ्लक्स, एयर का फ़्लो प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम एयर फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या मुराद होगी? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया में से कितनी फील्ड गुज़र रही है, कितनी फील्ड ऑफ लाइंस गुज़र रही हैं। फील्ड ऑफ लाइन असल में उसकी इंटेंसिटी की रिप्रेजेंटेशन ही है ना। तो कितनी इंटेंसिटी गुज़र रही है किसी स्पेसिफिक एरिया में से, ये हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन भी यही है कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाएँ तो इसको इस साइन से ज़ाहिर किया जाता है और ये डॉट प्रोडक्ट है इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। अब इंटेंसिटी फील्ड के बारे में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे ई से ज़ाहिर किया जाता है और ये वेक्टर है, हम जानते हैं सारा कुछ इसके बारे में लास्ट लेक्चर्स में। लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारे लिए नया है। तो हम जानते हैं जी एरिया के बारे में कि एरिया तो सीधा सीधा होता है जी मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एरिया वेक्टर क्या चीज़ है? तो एरिया वेक्टर उसी एरिया के परपेंडिकुलर से क्या मुराद हम डिस्कस करते हैं, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो फ़र्ज़ करें आपके पास सामने एक पेपर है, तो इससे परपेंडिकुलर यानी बाहर की तरफ आपके कैमरे की तरफ जो है वो इसका एरिया वेक्टर होगा। आपकी रूफ़ है जो आपके ऊपर है उसे अगर आप देखें तो डाउनवर्ड उसका एरिया वेक्टर होगा। अगर आप अर्थ की बात करें तो अर्थ में नीचे से ऊपर की तरफ यानी उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो है वो एरिया वेक्टर होगा। तो ये इसकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन है। और हम जानते हैं कि जो वेक्टर्स में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर को जन्म देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर है। अगर हम इसे आसान एनालॉजी में लिखें तो ये कॉस थीटा है, जिसमें ये थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो बनने वाला एंगल है वो है। अब हम देखते हैं जी कि इसकी डिपेंडेंसी किन किन चीज़ों में है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ़ फील्ड ऑफ लाइंस यानी इंटेंसिटी, दूसरा जी कितने एरिया में से है गुज़र रही है, और तीसरा उसकी ओरिएंटेशन यानी उसमें से बनने वाला जो एंगल जो है उस पर डिपेंडेंट है। उसके बाद इसके डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो केसेस क्या क्या हैं जी? एक है जी जिसमें मैक्स होगा और फिर मिनिमम और बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैक्स से क्या मुराद है? तो हम जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, साइन है या कॉज है या टैन थीटा है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, 1 मैक्सिमम है। तो ये किस केस में होती है? हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो है कॉस 0 1 होता है। तो दिस विल बी मैक्सिमम इफ़ द एरिया बिटवीन E and A will be 0 यानी cos 0 डिग्री।
अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि एक हमारी फील्ड जो है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई भी एरिया है और इसका वेक्टर अगर हम बात करें तो इसके परपेंडिकुलर नहीं इस तरफ होगा, और ये पीछे से फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं, इससे गुज़र रही हैं, तो एरिया वेक्टर और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में जो एंगल बनने वाला है वो ज़ीरो होगा इस केस में। तो फिर कॉज जो है वो ज़ीरो मैक्सिमम होगा और ये पूरी टर्म जो है वो ई ए यानी फ्लक्स जो है वो मैक्स वाले केस में आ जाएगा। दूसरा केस है जी कि जब मिनिमम होगा, तो मिनिमम किस केस में होगा? जब ई डॉट ए और कॉस थीटा, ये जो थीटा है जब 90 डिग्री होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एब्रीविएशन और डेरिवेशन वगैरह आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वैसे भी अक्सर ये आम एनालॉजीज़ याद होती हैं। तो कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होता है, मिनिमम वैल्यू होती है, तो ई ए कॉस 90 जब होगा तब ये ज़ीरो होगा। तो इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई भी सरफेस है और इस सरफेस का ये जो है वो एरिया वेक्टर है, ज़ाहिर सी बात है परपेंडिकुलर, लेकिन जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो इस तरफ जा रही हैं, सारी फील्ड ऑफ लाइंस ही, तो इनमें 90 डिग्री बन रहा है। इधर जो था वो 0 डिग्री बन रहा था, उसी लाइन को फॉलो कर रही थी, तो ये मिनिमम केस है। तीसरा केस जो है दैट इज़ अ बिट इंटरेस्टिंग, वो है कि जब इनक्लाइंड हो कुछ सम एंगल पे हो, तो अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो हम इसे उसी लिहाज से याद करेंगे तो और ड्रॉ करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, तो हम ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं जी साथ साथ। तो सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल डिज़ाइन कर लेनी है, ये ट्रायंगल है जी। उसके बाद मुनासिब से टिल्ड पे हमने इसके सारे एजेस जो हैं वहाँ से एक, ये थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, चलें कोई नहीं। अब इससे आपको ज़ाहिर क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? अगर हम इसे किसी मोहताज चीज़ से बनाते तो ज़्यादा बेहतर बनता। तो अब इससे ज़ाहिर क्या हो रहा है? इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि ये वाला जो है, ये जैसे मैं अंडरलाइन पूरा कर रहा हूँ, ये ओरिएंटेड है इस तरफ, उसके परपेंडिकुलर पे। अगर हमारी फील्ड ऑफ लाइंस इस तरफ से ऐसे पास होंगी, अब इनमें बनने वाला जो एंगल है, जो यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा, वो एंगल ना तो 1 होगा और ना तो 0 होगा, तो ना ही 90 होगा, तो कुछ एंगल थीटा होगा। तो ऐसे केस में इसकी क्या डेरिवेशन है और इसका क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे? तो हम जानते हैं जी कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, और अगर हम कॉस थीटा हम अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ए की एरिया वेक्टर की वो प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे। अब ये जो एरिया वेक्टर है इसका एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है नीचे वाला, तो हम उसकी ये वाली प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप पे आने से पहले आप लिखेंगे ई इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ई, और अब लिखेंगे ए ई कॉस थीटा या जिस भी तरह से। सो दिस इज़ द केस व्हेन योर सरफेस इज़ अ लिटिल टिल्ट, तो ये केस हो गया जी। अब जी इसके यूनिट्स के बारे में है कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो हमने ये जाना है जी कि फ्लक्स जो है वो ई डॉट ए होता है। हम बुनियादी ड्राइंग कर रहे हैं कि किस तरह से यूनिट बनते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं ये क्या होती है जी, ये होती है जी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। तो इससे ई के यूनिट हमने क्या निकाले थे जी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इससे हमारे पास फ्लक्स के यूनिट हो जाएंगे न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, या इसे कई बार न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी कहा जाता है। तो ये आ गया हमारे पास फ्लक्स के यूनिट्स। आपने वहाँ पे ये सारी इस तरह से नहीं लिखना क्योंकि ये ऐसे सेंस नहीं बनती, आपने बस ये याद रखने के लिए इसको ऐसे ड्रॉ करना है। अच्छा, और इसके बाद आ गया जी
ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन आता है, तो हम फिर से देख लेते हैं। तो आपने स्टार्ट करना है जी, फ्लक्स की हेडिंग देनी है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, ए फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया। उसके बाद उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी ये डॉट प्रोडक्ट है इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। इसकी ये ड्राइंग है, ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। इसका मैक्सिमम केस और मिनिमम केस डिस्कस किया, और टिल्ट केस हमने डिस्कस किया, और इसकी यूनिट्स डिस्कस की हैं अभी तक। तो यहाँ पे एक और हेडिंग आ जाती है, इसी की एक्सटेंशन है, वो है कि चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, और इसमें ये को हमारे पास यूनिट चार्ज है, और हम फाइंड करना चाहते हैं जी कि इसकी वजह से कितना फ्लक्स जो है वो गुज़र रहा है। तो हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर्स जो हैं उनका जो डायरेक्शन होती है वो यूनिफॉर्म यानी एक ही होती है। तो हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर भी यही है, और इसमें से जो निकलने वाली फील्ड ऑफ लाइंस हैं उनका भी यही है। तो इन दोनों में एंगल आ जाएगा जी 0 का, यानी मैक्स केस बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, चूँकि हमने बहुत सारे में डिवाइड किया हुआ है, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हमारे पास जो फ्लक्स है सरफेस 1 का, इसे अक्सर E1 भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, क्योंकि मैग्नेटिक भी होता है, तो इस वजह से उससे सेपरेट करने के लिए। तो ये होगा जी E1.A1। अगर हम सेकंड फ्लक्स की बात करें तो ये E2/A2, और इस तरह से जितने भी हमने पोर्शंस में उन्हें डिवाइड किया होगा। तो अगर मैं टोटल लिखना चाहूँ ET, तो वो क्या होगा जी, वो इन सब को जमा करने से होगा जी E1A1 प्लस E2A2 प्लस E3A3, और इस तरह से ये चलता जाएगा, और ये वेक्टर्स हैं और इनमें डॉट प्रोडक्ट है, तो आप लिख लेंगे। तो ये एनालॉजी आ जाएगी। अगर मैं कहूँ कि सब में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो E1 E2 E3 और बाकी सारा कुछ गुजर रहा है, चूँकि वो एक ही चार्ज की वजह से तो वो एक जैसा है, तो E को मैं कॉमन ले सकता हूँ, और A1 A2 प्लस A3 ये जो एरिया वेक्टर्स हैं सो ऑन, इनको मैं अलग लिख लेता हूँ। तो टोटल जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी En.an, यानी उनका टोटल जो है। सो दिस इज़ द केस, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि उसी केस में डिस्कस होता है कि किस तरह से है। अब इससे हमें डिडक्शन क्या होती है, क्या रिज़ल्ट आती है। तो वही रिज़ल्ट हमारे पास ये आया जी कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, जिस तरह ये क्लोज सरफेस है, इस तरह ये भी अगर क्लोज सरफेस हो और इसमें एक पॉइंट चार्ज पड़ा हो, तो इसकी वजह से भी जो चार्ज होगा वो हम जो फ्लक्स होगा वो हम इसी तरह से निकालेंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता उसकी ज्योमेट्री पे, कहीं पे लिख लेते हैं डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री। एक तो ये डिडक्शन हुई, दूसरा ये कि ये सिर्फ मीडियम पे और उसमें जो चार्ज, दो ही चीज़ों पे इसने डिपेंडेंसी दिखाई है ना। और अगर हम इसको मज़ीद डिड्यूस करें तो हमारे पास जो एनालॉजी आई थी वो आई थी E इंटू टोटल जो सरफेस एरिया है उसका, वो आई थी। तो E का फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं जी कि 1/4πε0। अगर आपको नहीं याद तो आप पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला पीछे देख सकते हैं, यही था। इसे हम ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त की बचत के लिए नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास, चलें कर ही लेते हैं। तो E जो था हमारे पास वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज था, और फोर्स जो थी वो 1/4πε, ये कॉलम्स दी थी ना, तो Q0 Q1 Q2 की जगह, और R²/1/Q। तो ये इससे कट गया और 1/4πε0। तो ऊपर एक Q आ गया, नीचे R² आ गया। तो इस तरह से ये Q0 हमने यहाँ पे एनालॉजी की यूज़ की, अगर हम यहाँ पे कर लेते तो वो ये दोनों कट जाते और ये बच जाता। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और इसको जब हम पुट करेंगे इसमें, और टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, इसे पहले हम लिख लेते हैं 4πε0 Q/R²। तो टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, ये इससे कैंसिल हो गया,
और उसके बाद ये बन गया जी Q और ये 4 पाई इससे। तो हमने क्या कहा जी 1/ε0। तो इससे हमारे पास एक डेफिनेशन डिड्यूस होती है, वो ये है कि जी फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी कि उसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम अगर हम मल्टीपल कर लें तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। इसकी डिपेंडेंसी भी इन दोनों चीज़ों पर ही है। ये जो ये ज़ाहिर करता है ये मीडियम को, और ये उसका चार्ज कितना है, तो इन दोनों चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो इसी से हम गॉसेस लॉ, या कुछ लोग इसे अकेला गॉस लॉ भी कहते हैं, तो गॉसेस लॉ की भी डेफिनेशन कर सकते हैं। गॉस लॉ हमारे लिए इसलिए मुख्तलिफ, उसने कहा जी कि क्लोज सरफेस हो और उसमें काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस हों, Q1 Q2 Q3 Q4। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स होगा टोटल, वो सारे फ्लक्सेस का एडिशन करने से हमें मिलेगा जितने भी होंगे। और इस फॉर्मूले से अगर हम पुट करें तो Q1/ε1, Q2/ε0, Q3/ε0 प्लस सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। तो एप्सिलॉन यानी मीडियम तो एक ही है, तो हम X1/ε को बाहर निकाल लेते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये जो था ये पॉइंट चार्ज के लिए था, एक पॉइंट चार्ज के लिए हमारे किसी भी मास में, जो हमने पीछे यहाँ पर डिड्यूस किया था, अगर एक मास हो। लेकिन गॉस लॉ हमारे लिए मल्टीपल अगर चार्जेस उसमें हों, पॉइंट चार्ज के लिए सॉरी, तो फिर है। तो ये आ गया जी हमारे पास 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज। सो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ कहता है क्या जी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, डेफिनेशंस को लिखना मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता कि आपके पास नोट्स वगैरह और काफ़ी सारा डाटा ऐसे इंटरनेट पे भी मौजूद है, तो हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है जी, देख लेते हैं। रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ना था जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है, यानी चार्ज इन रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। चार्जेस को समझने के लिए हमने पहले कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, फील्ड को समझने के लिए फील्ड, फोर्स, इंटेंसिटी और फील्ड लाइंस पढ़ा है, और उसी की एक्सटेंशन आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़नी है। फ्लक्स से मुराद फ़्लो है, जिस तरह आपकी अलमारी, आपकी जो खिड़की है सॉरी, वो एयर फ्लक्स देती है, एयर फ्लो देती है, उसी तरह से ये फ्लक्स लफ्ज़ है, फ़्लो इसके मानी है। किसी भी यूनिट एरिया में से जितने भी फील्ड ऑफ लाइंस गुज़रती हैं उसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, ये डॉट प्रोडक्ट है इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर हमने कहा जी सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिस तरह आपकी रूफ टॉप का नीचे की तरफ है, आपके ये जो पेपर है इसका ऊपर की तरफ है, आपके कैमरे का नीचे की तरफ है, अर्थ का ऊपर की तरफ है, तो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। डॉट प्रोडक्ट हटाएँ तो कॉस थीटा आ जाता है। तो ये थीटा जो है इन्हीं तीन चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी है, फील्ड ऑफ लाइंस पे यानी इंटेंसिटी पे, एरिया पे और ओरिएंटेशन पे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम जानते हैं, मैक्सिमम उसका 1 होता है, मिनिमम 0 होता है। तो इसके 3 केसेस हैं आगे हमने डिस्कस किए, मैक्स केस, मिनिमम केस और ओरिएंटेड केस। मैक्सिमम कब होगा जी, जब दोनों पैरेलल होंगे। मिनिमम कब होगा जी, जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और इंक्लाइंड केस में हमने कहा जी जब प्रोजेक्शन ऑफ ए होगी ऑन ई, तब ये केस बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमने चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस देखा था। हाँ, यहाँ पे हमने यूनिट्स भी देखे थे इसके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस, तो ये सरफेस है, इसमें एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस में से डिवाइड किया, जो कि एरिया फैक्टर फ्लैट लेना था। तो हर किसी का अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो वो आ सकता है हमारे पास इस नोटेशन से, और अगर टोटल निकालें तो सबको ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि एक चार्ज की वजह से है तो सब में सेम होगी और एरियाज अंदर होंगे, और ये उसकी एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ये हमें कहता है जी कि चार्ज क्लोज्ड इन इनक्लोज्ड सरफेस जो है वो डिपेंड नहीं करता ज्योमेट्री पे, मतलब ज्योमेट्री उसकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी और हो सकती है, शर्त यह कि वो क्लोज्ड हो।
उसके बाद हमने कहा जी कि ये एनालॉजी थी कि सरफेस एरिया टोटल आ गया, हमने इसकी जगह पे ये एक्सप्रेशन पुट किया और ये उसकी डेरिवेशन है। और सरफेस एरिया जो है वो 4πr² होता है, तो ये हमने काटा तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ये जो है इसी से हमने आगे कहा जी हम गॉसेस लॉ को भी डिस्कस करते हैं कि एक क्लोज्ड सरफेस में काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस हों तो हर किसी का फ्लक्स अलग अलग होगा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तो हर किसी की जगह हमने ये वाली एनालॉजी यूज़ कर ली, और चूँकि एप्सिलॉन नॉट जो कि मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव है सब में एक ही है, तो वो हमने बाहर निकाल लिया और चार्जेस अंदर हैं और ये टोटल चार्ज। तो ये डेफिनेशन होगी हमारे गॉसेस लॉ की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस है। यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया जी। आगे गॉसेस लॉ के जो हैं वो केसेस हैं, कुछ गॉसेस लॉ के स्टेप्स पहले बल्कि हैं। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं। हमारी बार एक शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, स्टेप्स बताएं। तो सबसे पहले तो हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जिसे गॉसेस सरफेस कहते हैं या गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये कोई भी सरफेस हो सकती है, शर्त है कि ये क्लोज्ड हो और जिसका भी आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं जिसमें भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, हाँ, ये फील्ड को ज़ाहिर करने के लिए ई को फाइंड करने के लिए जो है वो ज़ाहिर होता है, इस्तेमाल होता है अक्सर गॉसेस लॉ। तो हम एक क्लोज सरफेस लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसमें हम चार्जेस देखेंगे कि कितने हैं। चार्जेस देख लेने के बाद हम उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे, तो वो हमें पता है जी कि हमारी जो फ्लक्स है वो E/A के बराबर होता है, E.A के बराबर होता है। फ्लक्स को हम 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q से फाइंड कर लेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करने से हम E तक पहुंच जाएंगे। ठीक, इस तरह से करेंगे। आगे है जी इसी के कुछ केसेस हैं गॉसेस लॉ के। तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करेंगे जी कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड हमने फाइंड करनी है। एक से लॉन्ग में आता है क्वेश्चन ना, पूरा ही इसके एप्लीकेशंस के साथ गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस बताएं हैं। एक इंटेंसिटी फाइंड करनी है हॉलो चार्ज स्फीयर में। हॉलो चार्ज स्फीयर से क्या मुराद है, आपके पास एक स्फीयर है जिस तरह आपके पास गेंद होता है और ये हॉलो है, दरमियान से खाली है और ये चार्ज है, यानी इस पर इस तरह से चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज से कह लें। अब हम क्या करेंगे, यही स्टेप्स अपनाएंगे। सबसे पहले हम एक इमेजिनरी सरफेस लेंगे, तो टोटल इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस इसके अंदर ले लिया, अपनी मर्ज़ी की लेनी है ना, तो हमने छोटा r ले लिया, या कह लें आप R बार ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया जी, गॉसियन सरफेस हमारे पास आ गई जी। अब हमने देखना है जी कि चार्जेस कितने इनक्लोज्ड हैं, तो इसमें एक भी चार्जेस नहीं है, तो Q = 0 हो गया। तीसरा स्टेप हमने यहीं से देखा जी, हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा जी, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह 0, तो फ्लक्स आ गया 0। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है जी, फोर्थ स्टेप में हमने फाइंड करनी है इंटेंसिटी। तो E.A जो है हम जानते हैं वो Q के बराबर होता है, मैं Q कह रहा हूँ, फ्लक्स के बराबर होता है। तो E.A हमने कहा जी, फ्लक्स हमारे पास 0 है, तो एरिया तो है ये कैन नॉट बी 0 आ जाएगा, और जाहिर है कि हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो 0 आ जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी जब 0 आ जाए इसका मतलब है ये चार्ज फ्री रीजन है। अक्सर हमारी दफ़ा जब हमने पेपर दिए थे ये क्वेश्चन भी आया था कि ऑलोस्फीयर में चार्ज फ्री रीजन कौन सा है। तो इस तरह से गॉसियन सरफेसेस जो हैं वो एक अंदर थी, एक बाहर थी, एक इसके ऊपर थी, ऐसी कुछ बनाई हुई थी। तो चार्ज फ्री रीजन हो जाएगा इसके अंदर R बार वाला एरिया जो है गॉसियन सरफेस। तो वही देखें आप, 4 स्टेप वही हैं गॉसेस लॉ के। सरफेस लेनी है, चार्ज देखना है कितना है, उसका फ्लक्स इस फार्मूले से गॉसेस लॉ से, और इंटेंसिटी इस फार्मूले से निकाल लेनी है। इसका आ गया ये। तो ये एक उसकी एक एप्लीकेशन है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है उसकी, वो कहता है जी फील्ड ही इंटेंसिटी ही हमने निकालनी है,
लेकिन कौन सी जी, हमारे पास फ़र्ज़ करें इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो शीट हम बना लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें ये हमने शीट बना ली है और ये पॉजिटिवली चार्ज है ऑल द वे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमारी मर्ज़ी की सरफेस है ना, तो अक्सर अच्छा कुछ बच्चे होते हैं बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिस तरह हमारी क्लास में से भी कुछ थे, तो उन्होंने एक बार क्वेश्चन किया था, वो मुझे याद आ रहा है जी। उन्होंने कहा जी कि जब गॉसियन सरफेस हमने अपनी मर्ज़ी की लेनी है तो हम कोई और क्यों नहीं ले लेते। तो हमारे टीचर ने कहा था कि बेटा आपके दिल में जो भी आती है आप वो लेके उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगी। लेकिन चूँकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो एवेल्यूएटर बैठे हुए हैं वो भी ज़रा कॉन्सेप्चुअल कम होते हैं, तो इस वजह से जो है वो प्रमोट ये किया जाता है कि जो टेक्स्ट बुक में बताई गई हैं उन्हीं को हम यूज़ करें। आपको एप्लीकेशन, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उसका प्रैक्टिकल पता चल गया कि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें सर्फेसेस ले लेते हैं, इसको सरफेस 1 कह लेते हैं, इसको 2, और ये जो राउंड वाली है इसको सरफेस 3 कह लेते हैं। तो पहले हम सरफेस 1 में वही 4 कानून लगाते हैं। तो सरफेस 1, इसमें से देखें जी फील्ड भी बाहर आ रही है और इसका जो एरिया है, एरिया वेक्टर भी, एरिया ये है और वेक्टर उसके परपेंडिकुलर यही है। इधर भी फील्ड भी बाहर जा रही, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से बाहर जाती है फील्ड, हमने देखा था, और एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। जबकि ये जो थर्ड सरफेस है इसमें हमारी हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है ना वो बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। जबकि चार्जेस ऐसे हैं तो वो दोनों साइडों की तरफ है। सरफेस 1 में हम देखते हैं, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ले ली। दूसरा जी हमने देखा जी कि इसमें चार्जेस कितने एनक्लोज्ड हैं, ये हमने देखना है जी। तो इसमें जो केस है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इस वजह से होगा कि हम ओरिएंटेशन बेस्ड देखेंगे। इसमें केस नंबर 3 जो गॉसेस लॉ का था वो लगेगा कि अगर टिल्ट हो, तो ये अगर टिल्ट है तो ये यहाँ से हम देखेंगे कि इंटेंसिटी कैसी है। तो हम डायरेक्ट स्टेप नंबर 4 पे चले जाएंगे। स्टेप नंबर 4 वाले फॉर्मूले पे जो E.A था, और हम देखते हैं जी कि चूँकि हमारे पास इनमें जो एंगल बन रहा है वो पैरेलल है, तो ये EA बनेगा। तो एक तो ये हो गया जी फ्लक्स फॉर सरफेस 1 EA बन गया। इसके साथ अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं cos 0 डिग्री, तो वो EA बन जाएगा। हमने करना है टोटल फाइंड सबका, तो एक का आ गया जी ये आपने याद रखना है। सरफेस 2 का जब हम देखते हैं, सरफेस 2 ये है, उसमें भी एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी जो है वो सेम ही है, तो फ्लक्स उनमें भी जो होगा E.A हैं ये एरिया, और इनमें भी जो वेक्टर बन रहा है वो cos 0 डिग्री बन रहा है, यानी EA बन रहा है। अब क्या होगा जी, फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास EA इसके लिए भी। सरफेस 3 की जब हम बात करते हैं, ये सरफेस 2 है, तो इसमें E.A की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कोई फील्ड ऑफ लाइंस ही पास नहीं हो रही, ठीक है। ये जो है इस पॉइंट पे कोई फील्ड ऑफ लाइन नहीं पास हो रही, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये उसका एरिया है तो ये उसके परपेंडिकुलर इस तरह बाहर को है, जबकि फील्ड्स जो हैं वो इस तरह से, तो ये 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। ये एरिया वेक्टर और ये इंटेंसिटी है, इनमें 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से EA cos 90 डिग्री यानी मिनिमम केस 0 हो जाएगा। तो जो हमारे पास टोटल आना है फ्लक्स, वो क्या आएगा जी, ऑब्वियसली इन तीनों का मजमुआ आएगा। तो ये हो गया जी EA प्लस EA प्लस 0, तो ये बन जाएगा जी 2EA। तो अब ये 2EA बन गया हमारे पास। अब हम इस पे लगाएंगे इंटेंसिटी की कैलकुलेशन वाला, वो जो पिछला फॉर्मूला स्टेप नंबर 3 वाला था। तो गॉसेस लॉ हमारे पास हमें कहता है जी 1/ε0 इंटू Q है। और Q क्या है जी, अच्छा देखिए ये जो सारी हमने कैलकुलेशन की है ना, जो हमने स्टेप मिस किया है ये हमने किया है इसको फाइंड करने के लिए टोटल, चूँकि हमारा जो
गॉसियन सरफेस था वो पोर्शंस में था, तो इस वजह से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो अब दोबारा से हैं स्टेप 1 जी, हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आ जाएगा जी स्टेप 2, स्टेप 3 वाला ये पोर्शन है वैसे, कि फ्लक्स पर हमने गॉसेस लॉ लगा दिया। तो गॉसेस लॉ लगाया तो हम क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है, अगर मैं कहूँ आपके पास चार्ज डेंसिटी के बारे में, इधर डिस्कस कर लेते हैं चार्ज डेंसिटी। तो वो होगा जी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ से चार्ज निकालूँ तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी इंटू ए, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या बन जाएगा जी 1/ε0 इंटू ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन और पीछे जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो 2EA इज़ इक्वल टू, ठीक है जी, और E विल बी इक्वल टू, अल्लाह आपका भला करे, ये ए से कट गया, तो E विल बी इक्वल टू 2ε0। तो ये हमने जो इंटेंसिटी निकालनी थी वो आ गई। और अब चूँकि ये देखें, चूँकि ये वेक्टर है तो हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा देंगे। और ये जो यूनिट वेक्टर है ये अवे फ्रॉम शीट होगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसकी दूसरी एप्लीकेशन आ जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, हम इसे यहीं तक रखते हैं। और अगली एक एप्लीकेशन है पैरेलल प्लेट की, जिसके साथ हम पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर से आए जी, अगर आप अगली बार रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपको बस ये आखिरी 2-3 मिनट देखने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। चार्जेस इन रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। चार्जेस को पढ़ने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं, और फील्ड को समझने के लिए हमने फील्ड ऑफ फोर्स, इंटेंसिटी और फील्ड लाइंस के बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिया। उसी की एक्सटेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पढ़ेंगे। फ्लक्स से मुराद फ़्लो है, जिस तरह आपकी जो बारी है, आपकी जो विंडो है वो एयर फ्लो देती है, उसी तरह से किसी भी सरफेस एरिया में से जितनी फील्ड ऑफ लाइंस गुजरती हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी जी? इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है जी, डॉट प्रोडक्ट है एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी का। एरिया वेक्टर क्या होता है जी? सरफेस के परपेंडिकुलर, आपके ये पेज के परपेंडिकुलर, ऊपर आपकी तरफ, कैमरे से नीचे की तरफ, छत से नीचे की तरफ, ज़मीन से ऊपर की तरफ, यानी पैरेलल है उसकी सरफेस है। 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है जी, नंबर ऑफ़ लाइंस, फील्ड ऑफ लाइंस पे, एरिया पे और ओरिएंटेशन पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 होता है। केसेस 3 है, मिनिमम, मैक्सिमम और टिल्ड का। मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों पैरेलल होंगी, एंगल 0 होगा। मिनिमम कब होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगी, एंगल 90 होगा। और जब हम टिल्ट की बात करेंगे तो हम उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो ए, फील्ड तो वैसी ही होगी, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ ए जो यूटिलाइज़ हो रही है उसके, हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके पैरेलल फिर उसके पैरेलल हो जाएगी तो मैक्सिमम आ जाएगी, तो ये आ गया। उसके बाद हमने कहा जी कि इसकी यूनिट क्या है, जिसके यूनिट है न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब हमने कहा जी चार्ज इन क्लोज ना क्लोज सरफेस, हमने ये कहा जी पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है। हमने इसके सरफेसेस को काफ़ी सारे एरियाज़ में डिवाइड कर लिया। चूँकि हमने एरिया वेक्टर है तो वेक्टर को फ्लैट लेना है और यूनिडायरेक्शनल लेना है, तो हम इन सब के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिखेंगे। और अगर इकट्ठा करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे सारी। ई कॉमन ले लिया क्योंकि एक ही पॉइंट चार्ज की वजह से बाकी सबको ऐडअप कर दीजिए, बाकी सबको ऐडअप करेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हमने कहा जी कि शेप डिपेंडेंट नहीं है, ज्योमेट्री डिपेंडेंट नहीं है, और इसकी ये भी शेप हो सकती है, ये भी शेप हो सकती है। तो हम स्फेरिकल शेप लेकर चल रहे हैं फ़िलहाल। तो सरफेस एरिया की जगह पे 4 पाई और ई की जगह पे उसका फॉर्मूला हमने पुट किया। कुछ कैंसिल करने के बाद चीज़ें हम इस यहाँ पर पहुँच गए जी। तो फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। गॉसेस लॉ कहता है जी किसी भी क्लोज सरफेस में बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो उनका फ्लक्स क्या होगा जी? तो उनका फ्लक्स उन सब के इंडिविजुअल फ्लक्स के एडिशन के बराबर होगा। इस एनालॉजी से हम ये सारा कुछ पुट करते हैं। इन सब में चूँकि मीडियम एक है तो हम ε0 को बाहर ले लेते हैं, क्यूज़ अंदर आ जाएंगे, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम द टोटल चार्ज। हमने इसकी
कहा जी कि इसको अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं, तो इसके स्टेप्स 4 हैं। सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेनी है, फिर उसमें से चार्जेस देखने हैं कितने हैं, और फिर फ्लक्स फार्मूले से और उसके बाद हमने ई जो है वो फाइंड करना है। ये सारा कुछ हम करते क्यों हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है इस वजह से। इंटेंसिटी सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन जो है वो इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हॉलो चार्ज स्फेयर है, तो स्फेयर है और वो हॉलो है और वो चार्ज है, यानी बाहर वाले चार्जेस हैं। तो हमने अंदर वाली सरफेस ले ली है जिसका आर डैश जो है वो रेडियस है, आर जो है वो टोटल उसका है। तो गॉसियन सरफेस हमने ले ली, चार्ज देख लिया कि अंदर कोई नहीं है, क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 3 में तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। और जब हम ये इंटेंसिटी वाला फार्मूला लगा के इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास E इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी 0, यानी ये अंदर जो है वो चार्ज फ्री रीजन है। उसके बाद ये इंटेंसिटी फ्रॉम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो ये हमारे पास एक चार्जेस की एक शीट है जिस पर चार्जेस हैं बहुत सारे। तो हमने ये गॉसियन सरफेस लिया, इसको हमने 3 सरफेस में डिवाइड किया, 1, 2 एंड थर्ड वन, ये जो राउंड वाली है। तो 1 में हमने देखा कि फील्ड और एरिया जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो केस ये बना। 2 में भी हमने देखा कि दोनों में एंगल 0 है, तो केस ये बना। 3 में हमने देखा कि सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी में 90 डिग्री है, तो केस बना जी ये वाला। अब इन सब का इंडिविजुअल क्या आ गया जी, इन सब का इंडिविजुअल आ गया ये आ गया जी। अब हमने जब गॉसेस लॉ लगाया तो हमारे पास क्यू नहीं था, तो क्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यू फाइंड करेंगे जी, हमें पता है जी चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ से अगर एरिया इधर चला जाए तो ये चार्ज बन जाएगा, तो ये चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो क्यू की जगह पे चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया पुट कर दिया, इन दोनों को कंपेयर किया, इसको और उधर वाली एक्सप्रेशन को, एरिया से कट गया और इज इक्वल टू एप्सिलॉन और ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, ये डेंसिटी के लिए। चूँकि ये एरिया जो है, ये इंटेंसिटी जो है वेक्टर होती है, तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा लिए, ये अवे फ्रॉम शीट होता है। तो अब तक के लिए यही। तो कीप फाइविंग और खूब इसकी प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और किसी दूसरे को ज़रूर पढ़ाएं। शुक्रिया।